वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर आपका 6 कार्य ऊर्जा शक्तिवर्ण, जिसके अंदर अपने दो टॉपिक कर लिए हैं। एक तो स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर, दूसरा आपका सुरक्षीय और असुरक्षीय बल, तीसरा आपका ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति का मतलब क्या होता है कि ये कौन सी गति है एक टाइप की वृत्ताकार गति। कि वृत्ताकार गति होती है कितने टाइप की है, तो दो टाइप की वृत्ताकार गति होती है। एक तो क्षैतिज तल में, एक होती है ऊर्ध्वाधर तल में। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को डोरी के सहारे बांधते हो, किसी को ऑब्जेक्ट को, किसी मास को, किसी द्रव्यमान को धागे के सहारे बांधते हो और आप उसको कुछ इस तरीके से मूव करवाते हो। ठीक है, आपने धागा ले लिया और उसको आप किस तरीके से मूव करवा रहे हो, ऊर्ध्वाधर तल में करा रहे हो, यानी इस तरीके से मूव करवा रहे हो। आपने क्या किया है, उसको इस तरीके से मूव करवा रहे हो, हाथ के अंदर बांध के जैसे आप उसको नॉर्मली मूव करवाते हो, तो वो आपकी कैसी गति है, ऊर्ध्वाधर तल में गति है। उसके बाद आती है क्षैतिज तल में। क्षैतिज तल में गति का मतलब है आपने किसी चीज़ को बांध लिया और आप उसको ऐसे गति करा रहे हो नीचे की तरफ, यानी वो गति कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूँ मैं, ये वाली गति। ठीक है, ये वाली गति होगी, ये कौन सी होगी, क्षैतिज तल के अंदर गति होगी। ये होती है ऊर्ध्वाधर तल में गति। दोनों के अंदर फर्क पता होना चाहिए आपको कि ऊर्ध्वाधर तल में गति और क्षैतिज तल में गति का मतलब क्या है। एक तरीके से ऊर्ध्वाधर तल में गति होगी तो उसके हर पॉइंट के ऊपर क्या लगेगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया तो क्या लगेगा, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इसके हर पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि अब ये ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रहा है। आप उसको यहाँ पे घुमाना चाहते हो, आपने किसी चीज़ को लिया, इस मार्कर को लिया, मान लो इसको धागे के सहारे बांध दिया यहाँ से, ठीक है, धागे के सारे बांध के इसको घुमाना चाहते हो कुछ सर्कुलर पाथ में, तो जैसे ये यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ आएगा तो इसके नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो इसको क्या करना चाहेगा, नीचे गिराना चाहेगा, यानी इसका वर्ताकार पाथ तोड़ना चाहेगा, इसका वर्ताकार पथ तोड़ना चाहेगा। अपने को ये देखना है कि अगर अपने को ऊर्ध्वाधर तल में गति करानी है तो उसको कितनी स्पीड दी जाए कि उसका अपना वर्ताकार पथ है वो पूरा हो जाए। तो ये दो तीन चीज़ें आपको देखनी है। इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आपको पता हो गया अभी क्षैतिज तल क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तल क्या होता है। क्षैतिज तल के अंदर होगा ये, ठीक है, और एक होता है ऊर्ध्वाधर तल, तो जिसके हर पॉइंट पे क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो उसके पाथ को क्या करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डोरी ले रखी है, डोरी को सेंटर से बांध के उसके एक मास का द्रव्यमान बांध दिया और मैं उसको क्या करवाना चाहता हूँ, एक वर्ताकार पथ के ऊपर क्या करवाना चाहता हूँ, चक्कर कटवाना चाहता हूँ। तो करें स्टार्ट। तो देखो, ये आपका एक बल था, ठीक है, ये आपकी एक डोरी थी। डोरी के अंदर एक बल लगेगा हमेशा, कौन सा, तनाव बल। डोरी के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, इनके अंदर कौन सा बल लगता है, तनाव बल। स्प्रिंग के अंदर प्रत्यानयन बल हो जाता है, ठीक है। ये डोरी है, इसके अंदर कौन सा बल लगेगा, तनाव बल लगेगा। इसको मैंने यहाँ से वेलोसिटी दी कितनी, यू वेलोसिटी। यू वेलोसिटी देने के बाद मान लो कुछ टाइम बाद ये अपनी पोजिशन चेंज करके इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे। अब देखो, ऊर्ध्वाधर तल में गति करेगा तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इसकी स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा, स्पीड में चेंज कुछ होगा कि नहीं होगा। आपने त्वरण पढ़े होंगे, 3-4 टाइप की आपके त्वरण होती है, अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण, कुल त्वरण और कोणीय त्वरण। ये आप पहले पढ़ के आए हो जब इससे पहले अपन ने वृत्तीय गति की थी। तो देखो, जब ये यहाँ से आपने u वेलोसिटी दिया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाती है, जिसका नाम मैं बोल देता हूँ u से कितनी हो जाती है, v हो जाती है। ठीक, अब इस पॉइंट के ऊपर आपको बल कैलकुलेट करने हैं, कितने बल होंगे। तो एक बल तो हमेशा किसकी तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका नाम क्या होगा, mg। ये यहाँ से मैं मान लेता हूँ कितने एंगल पे चला गया, थीटा एंगल पे चला गया। यहाँ से मैंने इसको स्पीड दी, ये यहाँ से लटका हुआ था, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको स्पीड दी तो ये u टाइम बाद, कुछ टाइम बाद u से कहाँ पे आ गया, v पे आ गया, ऊपर जाएगा, स्पीड में चेंज होगा। क्यों होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। एक बात होगी। इसके अंदर की तरफ डोरी है तो डोरी के ऊपर कौन सा बल लगेगा, तनाव बल लगेगा, जिसका मान क्या होगा, T। वर्ताकार पथ में गति करते हैं तो दो टाइप के बल लगते हैं, एक तो केंद्र की तरफ और एक केंद्र से दूर। केंद्र की तरफ लगता है उसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से दूर लगता है उसका नाम क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल हो गए। उस अपकेंद्रीय बल का मान कितना होगा, एक बार की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, सेंटर से बिल्कुल विपरीत तरफ, जिसका नाम होगा अपकेंद्रीय बल, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। आगे बात समझ में, mv² क्या होगा, r होगा, अपकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरीके से। अब ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पे m था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u थी, फिर ये कुछ टाइम बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v होगी। ये mg लग रहा है नीचे की तरफ, ये छोड़ो, mg नीचे की तरफ, mv²/r बाहर की तरफ, और t कहाँ पे लगेगा, अंदर की तरफ। कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या वहाँ पे भी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये भी एक लंब है, ये भी एक लंब है, लाइन दोनों ही सेम है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा भी।
अब mg जो है वो इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। mg है जो है वो इस अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो mg का एक घटक होगा कि नहीं होगा, इसके साइड होगा, और जिसके साथ थीटा कोण बना रहा है उसके साथ कौन सा घटक होता है, कोस थीटा वाला या साइन थीटा वाला, ऑफ कोर्स कोस थीटा वाला। तो mg का एक घटक होगा इसकी तरफ mg कोस थीटा, एक इसकी तरफ साथ में इसके और क्या है mv²/r है, अंदर की तरफ कौन सा है, t है। ये बात आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, t अंदर है, mv²/r है, ये थीटा इसके साथ बना रहा है, तो mg का एक घटक इसके साथ होगा जिसका नाम होगा mg कोस थीटा। mg साइन थीटा भी होगा जिसके बारे में आपको बात नहीं करनी अभी। अब देखो इस बिंदु पे आपके पास कितने फोर्स मिल रहे हैं, एक तो t अंदर की तरफ, एक mv²r यहाँ पे तरफ, और एक mg का घटक होगा mg कोस थीटा इसके साथ ही। इस mg को भूल जाते हैं एक बार, चलो पढ़ा रहने दो। अब मेरे को अगर इसको वर्ताकार पाथ में गति करानी है, वर्ताकार पाथ में मेरे को क्या करानी है, इसको गति करानी है, तो अंदर जितना बल लग रहा है उतना ही बल कहाँ पे होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। अगर अंदर का बल ज़्यादा हो गया तो ये पार्टिकल अंदर की तरफ चला जाएगा, अगर बाहर का बल ज़्यादा हो गया तो ये टूट के कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। यानी अगर मेरे को क्या करानी है, इसको ऊर्ध्वाधर वर्त में गति करानी है, वर्ताकार पथ में गति करानी है, तो इस बिंदु को मेरे को साम्यावस्था में मानना पड़ेगा। यानी मैं अगर कहना चाहूँ कि इसका जो पॉइंट है, इसके जितने भी बल है वो सारे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, साम्यावस्था में होना चाहिए। यानी जो t है वो बराबर होना चाहिए किसके, mv²/r प्लस mg कोस थीटा, तभी होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया t तो पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाएगा, वर्ताकार गति टूट जाएगी। mv²/r प्लस mg कोस थीटा ज़्यादा हो गया तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, तो भी वर्ताकार गति टूट जाएगी। तो पहला केस तो ये हो गया, ठीक है बात। साथ में कॉपी पेन रखो, नोट करते जाओ इसको, क्योंकि बड़ी डेरिवेशन अपनी। दूसरा पॉइंट होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको हर जगह लगानी होगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इस पॉइंट पे जो यांत्रिक ऊर्जा है और इस पॉइंट पे जो यांत्रिक ऊर्जा है, दोनों क्या रहेगी, समान रहेगी। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है उतना ही कहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, यांत्रिक ऊर्जा किस पॉइंट की, पहले पॉइंट की, उतनी कितनी पे रहनी चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा दूसरे पॉइंट की। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को मैं ke से शो कर दूं तो ke प्लस pe किसकी, फर्स्ट पोजीशन की, वही किसकी होनी चाहिए, ke प्लस pe किसकी, सेकंड की। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और pe का मतलब है स्थितिज ऊर्जा। दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों का योग कैसा रहना चाहिए, समान। इसकी स्थितिज ऊर्जा उसके स्थितिज ऊर्जा की इक्वल होने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का योग है वो आपस में होना जरूरी मान्य है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, हाफ mv²। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो देखो यहाँ पे पहले पॉइंट की देखो, हाफ m, वेलोसिटी कितनी है इसकी, u है क्या, तो हाफ mu²। इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा हाफ mu² होगी कि नहीं होगी। दूसरी है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। भी यहाँ से तो अपन ने चलाना स्टार्ट किया इस बिंदु को, तो यहाँ से कुछ हाइट है क्या इसकी, ये शुरू यहाँ से हुआ है चलना, तो इस पॉइंट पे तो हाइट क्या होगी इसकी, 0 होगी। स्थितिज ऊर्जा मैंने बोला दो स्थितियों के बीच का अंतर है, साम्यावस्था पे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो उसने कोई हाइट ले ही नहीं रखी, यहाँ पे तो वो साम्यावस्था में पड़ा है। यहाँ पे अगर वो साम्यावस्था में पड़ा है, उसको अगर कुछ h हाइट तक लेके जाऊंगा तब कोई नई स्थितिज ऊर्जा बनेगी ना। इस पॉइंट पे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो 0 मान लो। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, 0 होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास h की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो h की वैल्यू 0 है, तो पहले पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी भी। दूसरे पॉइंट की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे u थी, यहाँ पे क्या होगी, v होगी। क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो इसकी वेलोसिटी में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हाफ mv² प्लस mgh, यहाँ से हाफ mu² इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh। अब ये h निकालनी है आपको, ये h क्या होती है, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आपको भी। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। h होती क्या है, आप क्या कर रहे हो, इस u वेलोसिटी दे दी आपने यहाँ पे, u से फिर आपने इसको वर्ताकार पथ में गति कराई और कितनी वेलोसिटी दे दी यहाँ पे, v होगी।
इसकी पोजीशन यहाँ से कहाँ गई है, यहाँ गई है, इसकी पहली पोजीशन थी, ये इसकी कौन सी होगी, सेकंड पोजीशन। ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने हाइट कौन सी ली है, क्या ये वाली, भी यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से उसकी सेकंड पोजीशन यहाँ पे होगी, वो गया वर्ताकार पथ में, ठीक है। तो आप उसको क्या मानोगे, उसकी हाइट कौन सी मानोगे, ये वाली मानोगे क्या, ठीक है, ये वाली हाइट मानोगे क्या, देखो एक बार मैं शो करता हूँ, ये वाली हाइट मानोगे या कोई दूसरी हाइट होती है, एच ये लोगे या दूसरी वाली। तो देखो जब आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कराते हो, तो जो उसकी हाइट होगी, जो स्थितिज ऊर्जा के अंदर जो हाइट मिलते हो आप, वो ये हाइट ये वाली नहीं होती, वो हाइट होती है दोनों की लंबवत रेखा के बीच की दूरी, ना ये होगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। जो उनके बीच की लंबवत दूरी होती है वो कौन सी होती है, ये वाली, दिखाते हैं हम आपको, ये वाली, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, उनके बीच की लंबवत दूरी, ये वाली नहीं लेनी, आपको कौन सी दूरी लेनी है, हाइट ही होगी। अब ये हाइट कहाँ पे दिख रही है आपको, भैया आप बोल रहे हो कि ये तो नहीं लेनी, कि पहली पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, दोनों के बीच की हाइट ये वाली तो नहीं लेनी, तो कौन सी लेनी है, तो देखो आपको हाइट बताता हूँ, यहाँ से एक ये गया, अब ये जो होगी, ये जो दूरी होगी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच की लंबवत दूरी होगी, इसको आप हाइट बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो। हाइट आपकी क्या होगी, ये। अगर इसमें पूरे वर्त की त्रिज्या क्या मानूं, आर मानूं, क्या मानूं, इस पूरे वर्त की त्रिज्या क्या है भाई, आर है, ठीक है। मेरे को ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी निकाले, स्टार्ट करते हैं, चलो ये दूरी कितनी होगी। तो देखो इस त्रिभुज को मैं कुछ बाहर निकाल लेता हूँ आसानी के लिए, ये आपका यू थी यहाँ पे, ये कुछ ऐसे हुआ, आपने वर्ताकार गति कराई, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ये वाली ना, पूरी कितनी है, पूरी तो बोला आपने आर है, ठीक है। आपको पास एंगल दिया ये कितना, थीटा, ठीक है, ये थीटा है, ये अगर आर है तो ये भी कितनी होगी, आर होगी कि नहीं होगी भी, ये डैश्ड है, ठीक है। आपने वर्ताकार पाथ में गति कराई तो ये आर है, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आगे कि नहीं होगी, तो ये जो दूरी होगी वो यही वाली होगी, दोनों त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है, अरे ये भी तो त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी आपकी क्या है, आर है। दिखने में छोटी होगी लेकिन है तो ये भी आपकी आर, तो ये भी आर होगी, ठीक है। तो आर ये आपका थीटा, आप क्या करो, ये निकालो, आपको निकालनी तो ये वाली है, ये पूरी क्या है, आर है। अगर आप आर में से इतनी माइनस कर दो तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पूरी आर है, आर में से अगर आप इतनी माइनस कर दो तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो आपको ये निकालनी है, तो ये आपके पास थीटा है, ये एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में देखो ये आपके पास आधार है कि नहीं है त्रिभुज का, इसके अंदर कोस थीटा लगाओ, क्या लगाओ, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, यही है क्या, इसको मैं नाम दे दूं क्या कुछ, ये ओ हो गया, ये ए, ये बी, ठीक है। तो आधार आपका कितना है, ओ ए, कर्ण आपका क्या है, ओ बी, ये 90 डिग्री होगा ना, ये कर्ण होगा, तो ओ बी आपको निकालना है आधार, तो ओ ए कितना हो गया, ओ बी की मान क्या है, ओ बी कितना है, आर, तो ओ बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर। ओ ए का निकालोगे तो आर का किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कोस थीटा थे, तो और ओ ए कितना आ गया आपका, आर कोस थीटा। इसकी मान कितना आ गया, इस दूरी का मान कितना आ गया, आर कोस थीटा। इतनी बात क्लियर, ये आर है, आर में से अगर आर कोस थीटा माइनस कर दूंगा तो ये मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। चलो तो ओ ए का मान आर कोस थीटा, ये निकालना है, ये क्या है आपकी एच हाइट है ना, ये निकालनी है। तो एच हाइट का मान निकालूंगा तो किस तरीके से आएगा भाई, पूरी के अंदर से, पूरी त्रिज्या में से अगर इतना माइनस कर दूं तो इसका मान आ जाएगा। तो आर में से माइनस करना है मेरे को, आर कोस थीटा, क्या आएगा, आर कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा। ये आपकी क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। इसको आप नोट कर लो एक बार, ठीक है। मिटा देता हूँ, ये क्लियर है, एक बार देख लो, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। देखो एच का मान कितना गया, आर 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से देखो
हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, एच का मान कितना हुआ अभी आर 1 माइनस कोस थीटा। क्या कैसे आया वो आपने देख लिया। ये क्या आया आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी समीकरण से, किसका मल्टीप्लाई कर दो 2 के मल्टीप्लाई कर दो पूरी समीकरण में। इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट गया, इसमें भी 2 से 2 कट गया, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर 1 माइनस कोस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों समीकरण को, इस समीकरण को दोनों तरफ, इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, नई समीकरण आपके पास ये आ जाती है। इसका समीकरण का नाम हो गया समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर? स्टार्ट करूँ आगे? ठीक है, ये आपका कुछ नया पार्ट हो गया। तो देखो एम यू स्क्वायर, इसके अलावा कहीं पे और दिख रहा है क्या एम यू स्क्वायर आपको? इस समीकरण के अलावा एम यू स्क्वायर ये दिख रहा है क्या? एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर दिख रहा है आपको? ठीक है, अगर एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैं कहाँ पे पुट कर दूँ? यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास कुछ मान आ जाएगा क्या? चलो देखते हैं कैसे आता है। यहाँ से एम वी स्क्वायर का मान कितना आएगा? इस 2 एम जी आर इसको इस साइड भेज दो, तो एम वी स्क्वायर का मान आएगा एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कोस थीटा। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में पुट कर सकता हूँ क्या? एम वी स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट कर दूँ। ये आर है भी आपके पास, कैपिटल आर है, इस वर्त की त्रिज्या, इस वर्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। चलो यहाँ पे पुट कर दूँ एम वी स्क्वायर का मान। चलो देखो ध्यान से देखना, भी यहाँ तक खेल खत्म हो गया। अब खेल क्या है? एम वी स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट करना है पहले समीकरण में, इस साइड यहाँ पे टी है। एम वी स्क्वायर का मान कितना आया? एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कोस थीटा, पूरे के बटे में क्या आ गया? आर आ गया, क्योंकि पूरे के बटे में क्या है? एम वी स्क्वायर के बटे में आर है, तो पूरे के बटे में आर आ गया। प्लस में क्या है? एम जी कोस थीटा, तो प्लस में एम जी कोस थीटा आ गया कि नहीं आ गया? अभी यहाँ से अलग अलग भाग दे दो तो एम यू स्क्वायर बटा आर आ गया कि नहीं आ गया? इसके डिवाइड में आर आ गया। ठीक है, एक बार तो आर इसके डिवाइड में रख लो, एक बार आर इसके डिवाइड में रख लो, तो माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कोस थीटा। इसके बटे में भी क्या आएगा? आर आएगा कि नहीं आएगा? आर से आर क्या कट गया? कैंसिल आउट हो गया। तो सीधा इसको मैं लिख सकता हूँ भी आर इसके, एक बार तो इसके डिवाइड में रख दिया एम स्क्वायर बाई आर, एक बार इसके डिवाइड में रखूँगा तो इसके भी नीचे आर है और इसमें भी आर है, तो दोनों आर से आर कट जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 एम जी 1 माइनस कोस थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। क्लियर के भाई? सही है। आगे देखो क्या करना है आपको। आगे क्या करो, इस एम यू स्क्वायर बाई आर तो है यहाँ पे पढ़ा देने, तो चलो ऊपर कर लेते हैं उस साइड। एम यू स्क्वायर बाई आर तो यहाँ पे पढ़ा है ना, टी बराबर एम यू स्क्वायर बाई आर को पढ़ा देने दो, माइनस 2 एम जी का एक बार तो मल्टीप्लाई किससे करो? 1 से। एक बार किससे मल्टीप्लाई करो? कोस थीटा से। तो 2 एम जी का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 एम जी का 2 एम जी आ गया कि नहीं आ गया? 2 एम जी का 2 एम जी आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। अब माइनस 2 एम जी का मल्टीप्लाई करना है माइनस कोस थीटा से, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्या हो गया? प्लस 2 एम जी का मल्टीप्लाई किससे किया था? कोस थीटा से, तो 2 एम जी कोस थीटा, एक साथ में और क्या बचा? एम जी कोस थीटा, तो प्लस में एम जी कोस थीटा। यहाँ पे क्या बना? टी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी, 2 एम जी कोस थीटा प्लस 1 एम जी कोस थीटा, टोटल कितने एम जी कोस थीटा? 3 एम जी कोस थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? ये आती है आपके डोरी में तनाव बल की समीकरण, डोरी में तनाव बल की समीकरण। क्या करना है आपको? सबसे पहले कुल बल निकालना है, उसके बाद दोनों तरफ के बलों के अंदर यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना, फिर आपको डेरिवेशन देखनी है, 1-2 बार डेरिवेशन को रिपीट करना है ताकि याद हो जाए। तनाव बल आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक ये आ गई तनाव बल की समीकरण। उससे आगे मैं मिटा दूँ, उससे आगे नया स्टार्ट करें। ये इतना क्लियर? एक बार देखो फिर इसको मिटाते हैं। चलो
इसके बाद देखो अगर एक बात बताओ कि अगर मैं डोरी को कहाँ पे घुमाना चाहूँ, इस वर्ताकार पथ में घुमाना चाहूँ, तो मैंने डोरी को क्या किया, मान लो ये आपकी डोरी है, इसके मैंने m मास बांध रखा है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हिलाया, इसको थोड़ी सी गति दी, तो बताओ अगर इसको मैं पूरा घुमाना चाहूँ तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर गया, मान लो ये इसकी ए पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी मान लो बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है और ये डी पोजीशन है। तो जब ये ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो नीचे से मान लो गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको खींच लिया, ये ए से बी जा रहा था, ठीक है, और क्या हुआ, अभी नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो गया, तो ये बी से ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, वापस कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और बी से डी की तरफ, ए से बी और बी से डी की तरफ क्या करने लग जाएगा, दोलन करने लग जाएगा। ये थोड़ी होगा कि जब ये ए से बी गया, ए से बी जा रहा था, तो भी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो गया, और बी तक जाने से पहले ये क्या हो गया, ये अंदर गिर गया, ये क्या गिर गया, अंदर गिर गया, अंदर तो नहीं गिरेगा ना, हाँ भी बी से ऊपर जाओ, बी से कहाँ पे जाओ, ऊपर की तरफ, ए से बी और बी से सी। जब ये बी से सी की तरफ जाएगा तो मान लो बीच में ये बल ज़्यादा हो गया, ये यहाँ से जा रहा था, यहाँ तक पहुँच गया, बी से वापस से कहाँ तक जा रहा था, सी तक, तो मान लो कहीं पे क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा आ गया, तो ये डोरी नीचे की तरफ गिरा कि ये जो आपका मास है ये नीचे की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। यानी जो वर्ताकार पथ है वो बी से सी तक तो टूट जाएगा, बी से सी तक टूट जाएगा अगर आपने स्पीड नहीं दी है उसको। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी स्पीड दी है तो ए से बी तक तो उसका वर्ताकार पथ टूटने वाला नहीं है। ये नहीं होगा कि ए से बी गया और बीच में ये नीचे गिर गई, यहाँ पे अंदर की तरफ गिर गई, अंदर की तरफ बॉल नहीं गिरेगी, अंदर की तरफ आपका द्रव्यमान नहीं गिरेगा, वो वर्ताकार पथ में चक्कर काटेगा। बी तक नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, वो ए से बी और बी से डी के बीच में क्या करना स्टार्ट कर देगा, दोलन स्टार्ट कर देगा। लेकिन बी से ज़्यादा अगर आपने क्या नहीं दी, उसको स्पीड नहीं दी, उतनी प्रॉपर स्पीड नहीं दी कि वो वर्ताकार पथ में चक्कर काट ले, तो क्या होगा, उसका वर्ताकार पथ टूट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपको उसको कितनी स्पीड दो कि वो वर्ताकार पथ में अच्छी तरीके से चक्कर काट ले। ठीक है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे, कोस थीटा का मान, इस फॉर्मूले के अंदर कोस थीटा का मान क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे किसका मान बढ़ाते जाओगे, थीटा का मान बढ़ाते जाओगे, कोस थीटा का मान डिक्रीज होता जाता है। आपको पता है 90 तक तो प्लस में रहता है, 90 के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में होता जाएगा, तो टी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या करानी है, इसको वर्ताकार पथ में गति करानी है तो भी सी तक पहुंचाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट को अगर आपने सी तक पहुंचा दिया ऐसे, तो सी के बाद तो ये नीचे तरफ अपने आप गिरने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, उसको खुद गुरुत्वाकर्षण खींचने लग जाएगा। तो आपको ये जरूरी है कि आप उसको ए तक सी तक पहुंचाना है। ए से कहाँ तक पहुँचाना, ए से कहाँ तक पहुँचाना है, सी तक। तो सी तक पहुँचाने में कितनी स्पीड देनी होगी, सी तक पहुँच गया उसके बाद तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपने आप खींच लेगा। सी तक आपको देखना है कितनी स्पीड देनी है आपको उसको। ठीक है, देखो करते हैं स्टार्ट। तो देखो सी तक पहुंचाने में कितनी स्पीड चाहिए उसको, तो देखो सी तक आप जब उसको पहुंचा दोगे तो ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। उस कंडीशन में तनाव बल अगर मान लो आपने यहाँ से सी तक पहुंचा गया, सी पे हाईएस्ट हो गया अभी आपका गुरुत्वाकर्षण बल, उस कंडीशन में आपका तनाव बल क्या हो जाता है, शून्य। तनाव बल क्या हो जाता है, शून्य। लेकिन आपको चाहिए कि ये अपना वर्ताकार पथ पूरा हो जाए, तो तनाव बल का मान है, ये आपको एक लिमिट याद रखनी है, एक टर्म याद रखनी है कि तनाव बल का मिनिमम मान वो बड़ा होना चाहिए, किससे, शून्य से बड़ा होना चाहिए। कम से कम तो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य हो गया तो अभी क्या हुआ, भी आपने यहाँ से यहाँ तक उसको घुमाया और सी पे जाते ही तनाव बल शून्य, अब वो नीचे गिरेगा। अब आप बोलोगे भाई वर्ताकार पथ तो टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर वाला बल तो खत्म ही हो गया, जो अंदर की तरफ तनाव बल खींच रहा है वो तो खत्म ही हो गया। लेकिन एक बात सुनो, जब वो यहाँ से तनाव ए से सी तक जा रहा है तो उसका एक गति का जड़त्व बन जाते हैं जो उसको आगे की तरफ धकेलना चाहेगा। तो अगर सी पॉइंट पे उसका तनाव बल 0 भी हो गया तो एक गति का जड़त्व होगा जो उसको आगे की तरफ धकेलना चाहेगा, तो भी वर्ताकार गति अपनी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको वर्ताकार गति अच्छी तरीके से करानी है तो तनाव बल का कम से कम मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और तनाव बल वैसे ज़्यादा ही होना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर आपको वर्ताकार पथ में गति करानी है तो तनाव बल का मान 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी उसका जो मान है बड़ा होना चाहिए, किससे, 0 से। ए से सी तक पहुंचाना है तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, तो mu² बाई आर
माइनस है 2mg प्लस 3mg। कोस थीटा कितना हो गया अभी आपका? कोस थीटा कोस 180, कोस 180 का मान -1, तो mu² बाई आर माइनस 2mg। कोस थीटा कितना हो गया? कोस 180 -1, तो ये कितना हो गया? -3mg। इसका मान किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से, तो बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। तो ये कितना हो गया? -2mg और -3mg, माइनस का 5mg, तो mu² बाई आर माइनस का 5mg बड़ा होना चाहिए 0 से। m से m कैंसिल आउट कर लो, या इसको इस तरीके से कर लो, mu² बाई आर क्या हुआ? 5mg को उस साइड भेजोगे तो 5mg प्लस का, m से m कैंसिल आउट हो गया, u², r को उस साइड भेजो तो 5g भी है और क्या आ गया? r भी आ गया। u का मान निकालोगे तो अंडर रूट में 5g r, यानी अगर आपको a से c तक पहुंचाना है तो कम से कम कितनी स्पीड देनी होगी? 5g r देनी होगी या उससे ज़्यादा। अगर आपने 5g r दे दी तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? c तक पहुंच जाएगा। c तक पहुंचाना काम आपको, अगर आपने c तक पहुंचा दिया तो अपने आप उसके बाद तो उसकी वर्ताकार गति हो ही जाएगी, क्योंकि उसके बाद गुरुत्वाकर्षण खुद खींचने लग जाएगा। मान लो अगर आपने फिक्स 5g r दे दी, फिक्स क्या दे दी? 5g r दे दी, तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? c तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक पहुंच जाएगा? c तक। आगे पहुंच जाएगा क्या? तो आगे कौन लेके जाएगा? मैंने बोला जब ये इतना घूम क्या रहा है तो एक इसका गति का जड़त्व बन जाता है जो इसको आगे धकेल देगा थोड़ा। तो अगर आपने 5g r दे दी, आपने कितनी स्पीड दे दी? 5g r। 5g r कहाँ तक पहुंचाने के लिए? a से c पहुंचाने के लिए। तो अगर आपने फिक्स 5g r दे दिया तो अभी उसका वर्ताकार पथ पूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक गति का जड़त्व बना हुआ है जो उसको आगे की तरफ धकेलना चाहेगा। अगर आपने 5g r से ज़्यादा दे दी तो वर्ताकार पथ पूर्ण होना नहीं है। अगर आपको सिर्फ कहाँ तक लेके जाना है? a से b तक लेके जाना है। a से अगर आपको स्पीड निकालनी है अलग अलग तरीके से, तो आपकी एक इक्वेशन आई थी पीछे, mu² = mv² प्लस mgh। यहाँ से m काट दो सारी जगह से, क्या बना? u² = v² प्लस gh। आपने h का मान निकाला था, या v² देख लो कितना यार? u² माइनस gh। नहीं, देखो h का मान कितना निकाला था आपने? r1 माइनस कोस थीटा क्या? ठीक है, यहाँ से u² = v² प्लस gr 1 माइनस कोस थीटा आपके पास समीकरण आ जाती है। इसके अंदर आप थीटा के अलग अलग मान रखोगे, अलग अलग मान रखोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आती जाएगी? स्पीड की मान आती जाएगी। अगर आपको a से b तक पहुंचाना है, a से कहाँ तक पहुंचाना है? a से c तक पहुंचाना है तो कम से कम कितनी स्पीड देनी होगी आपको? √5g r देनी होगी। अगर आपको कहाँ तक पहुंचाना है? a से c तक पहुंचाना है या उसका वर्ताकार पथ कंप्लीट करवाना है तो कम से कम स्पीड तो कितनी देनी होगी? 5g r। अगर आपको कहाँ तक पहुंचाना है? a to b, तो आपको स्पीड देनी होगी √2g r। कितनी देनी होगी? 2g r। a से b तक पहुंचाना है यहाँ तक। इसके अंदर 90 रखो, कोस थीटा का मान कितना रखोगे? 90। a से b गया तो कितना गया? 90 गया, तो कितना मान आ जाएगा? 2g r। थीटा का मान 90 आया तो ये वैल्यू तो पूरी क्या हो गई? 0। 2mg को उस साइड भेजोगे तो 2g r आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो अगर आपको क्या करवाना है? पूरी वर्ताकार पथ में गति करानी है तो आपका मान होना चाहिए 5g r। a से b तक पहुंचाना है तो कितना होना चाहिए? 2g r। अगर मान लो आपने क्या दे दी? √2g r से ज़्यादा दे दी, आपकी वेलोसिटी है, आपने u वेलोसिटी वो √2g r से ज़्यादा दी और √5g r से कम दे दी। अब क्या होगा? तो वो b से तो ज़्यादा है, आपने b तक पहुंचाना है, उससे ज़्यादा स्पीड दे रखी है तो वो b से तो आगे पहुंच जाएगा, लेकिन 5g r से कम दे रखी है, c तक नहीं पहुंचेगा और वो b से c कहीं पे आता है, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, b तक तो पहुंच गया लेकिन b से ज़्यादा वेलोसिटी दी है तो ये यहाँ पे कुछ आके ये क्या होगा? इसका वर्ताकार पथ टूट जाएगा, क्योंकि आपने c तक पहुंचने वाली इसको वेलोसिटी नहीं दी। तो क्या होगा? b से c के बीच में इसका वर्ताकार पथ नीचे टूट जाएगा। ये आपको 3 इक्वेशन याद रखनी होगी। ये आपका वर्ताकार ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना आपको